इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी EOQ। EOQ है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप अपनी अकाउंटिंग की बेसिस क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके होंगे। नहीं तो आप गूगल कर लें, इसके फार्मूले आपको आसानी से मिल जाएंगे। इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब वो अकाउंटिंग पार्ट, इसकी कैलकुलेशन का हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम जस्ट इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की डिस्कशन करेंगे कि सिस्टम में इसको कैसे सेट किया जाता है। एनीवेज EOQ से हमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट, एक क्वांटिटी मिलती है कि हमने कितनी ऑर्डर करनी है, ताकि ना ही हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर लें कि हमारे पास उसका स्टॉक पड़ा रहे जिसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़े, या हम काफ़ी देर बाद सेल होना और हमने अपने फ़ंड्स वहाँ पे रिज़र्व करके रखे हों, जो कि फ़ंड्स हम कहीं और जगह पे लगा के उससे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हों। या ये भी हो सकता है कि हमें ज़रूरत ज़्यादा की हो और हम कम ऑर्डर कर बैठें और जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल ना हो। तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो कि हमें जितनी ज़रूरत होती है हर एक आइटम का स्टॉक हर वक्त हमारे पास अवेलेबल हो, और जो ही हम एक लिमिट से नीचे जा रहे हैं सिस्टम हमें बता दिया करे कि आप इस चीज़ का स्टॉक आपके पास कम है और आप इसको ऑर्डर कर लें। जब तक ऑर्डर आपके पास पहुंच रहा है दूसरा स्टॉक आपका ख़त्म हो चुका होगा और इस तरह स्मूथली आपका ऑपरेशंस चलते रहेंगे। तो ऑब्वियसली ज़्यादा आइटम्स होती हैं हमारे पास, तो हम इसको ज़बानी तो याद नहीं कर सकते, ना ही मैनुअल वर्किंग हो सकती है। तो सिस्टम में हमारे पास इसका ऑटोमेटेड वे है कि जब भी स्टॉक एक लिमिट से नीचे जाता है हमें पता चल जाता है। तो इसको कैसे हम सिस्टम में सेटिंग कर सकते हैं या कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम देखते हैं। लेट्स से ये जो हार्ड डिस्क है हमने ऑलरेडी इसको सेल परचेज़ करते रहे। अगर मैं इस आइटम को एडिट करने चाहता हूँ तो एंड पे हमारे पास ये कुछ 2 पॉइंट्स हैं जिनको हमने जब हम आइटम्स क्रिएट कर रहे थे या बाकी ट्रांजैक्शन कर रहे थे इंटेंशनली हमने इसको छोड़ा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए ताकि हमारे पास जो इन्वेंट्री से रिलेटेड बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन है वो पहले हो, वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। एंड अब हमें पता है कि इन्वेंट्री को किस तरह कैसे हैंडल करना है, किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स क्रिएट की जाती हैं। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रीऑर्डर्ड पॉइंट और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है सिस्टम में कैसे सेट करनी है और इसकी बेस पे बाद में कैसे हमने PO जनरेट करने हैं ऑटोमेटेड। मैक्सिमम क्वांटिटी वो है कि आप किसी भी आइटम की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी रखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी 1 TB वाली हार्ड डिस्क है और मैं मैक्सिमम इसके 400 यूनिट अपने पास रखना चाहता हूँ। ग्लोबल रीऑर्डर पॉइंट, माइंड इट इट्स ग्लोबल नॉट द साइट वाइज। साइट वाइज क्या है, जैसे ये साइट वाइज इन्फो भी है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम ग्लोबल अंडरस्टैंड कर लेंगे तो साइट वाइज बाई डिफ़ॉल्ट हमें खुद ही समझ आ जाएगी वो क्या चीज़ है। ग्लोबल रीऑर्डर पॉइंट कि आपकी जितनी भी साइट हैं, जैसे हमारे पास 2 साइट हैं लाहौर और मुल्तान की, दोनों पे कुल हम अपना टोटल कितना स्टॉक रखना चाहते हैं, मिनिमम आपका कितना होना चाहिए कि अगर आप उस पॉइंट से नीचे जाते हैं तो सिस्टम आपको वार्न करेगा कि अब आपका रीऑर्डर पॉइंट मीट हो चुका हुआ है, अभी आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत है। लेट्स से मुझे 250 अपना रीऑर्डर पॉइंट रखना है कि अगर मेरे पास इसका स्टॉक 250 या इससे नीचे जाने लगता है तो मुझे इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत है। ये मैंने ये कैलकुलेट जब अपने बैकएंड पे किया हुआ है, कैलकुलेशन में मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है कि जब मैं ये ऑर्डर करता हूँ मीनवाइल मेरा दूसरा ऑर्डर मुझे रिसीव होना है, तब तक मेरी 250 ये सेल हो चुकी हुई होती हैं और मेरे पास कोई भी फ़ंड जस्ट मैं इन हार्ड डिस्क पे ज़्यादा अपने फंड से रिजर्व करके नहीं रखने वाला होता। तो मैक्सिमम मैं इसका 400 पीस अपने पास रखता हूँ, मिनिमम मेरे पास 250 हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए। जो ही 250 से नीचे जाएगा मुझे इसको ऑर्डर करना है। राइट नाउ मेरे पास इसके 40 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है। और अभी मुझे अगर मैं इसकी सेटिंग करता हूँ तो सिस्टम मुझे बताएगा कि आपको एटलीस्ट कितने पीस और ऑर्डर करने हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम इसका स्टॉक अवेलेबल हो वन टाइम। उसके बाद ऑनवर्ड जो ही रीऑर्डर पॉइंट मीट होता जाएगा सिस्टम आपको बताता जाएगा आपने कितने कितने पीस इसके ऑर्डर करने हैं। EOQ की सेटिंग सिस्टम में करना कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे आके ये नंबर्स लिख दी हैं, आपने जस्ट ये नंबर्स यहाँ पे आके टाइप ही करने हैं। इसके अलावा बैकएंड पे आपने कैलकुलेशन तो अपनी की होती है, लेकिन इस तरह अगर आपने हज़ारों आइटम्स क्रिएट कर लेंगे इसमें तो बाद में आपको एक एक आइटम का जाके मैनुअली ऐड करना ये बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है। तो अगर आप सिस्टम में एक बार प्रॉपरली आ रहे हैं, न्यूली सिस्टम में आ रहे हैं, तो आपके पास तमाम आइटम्स हैं और आप उनके अगर EOQ आपके पास कैलकुलेटेड है, रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट्स भी, तो जब आप आइटम सिस्टम में इंपोर्ट कर रहे होंगे वन गो में यानी कि मल्टीपल एडिशन में, तो आप वहीं पे ही अपना सिस्टम में जो एक्सेल शीट आपके पास होगी उसमें रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम का कॉलम भी ऐड कर लें, तो ये फील्ड यहाँ पे जब आप अपनी आइटम्स क्रिएट कर रहे होंगे उसी टाइम पे फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आइटम्स पहले से क्रिएट की हैं देन मैनुअली आपको हर एक आइटम को एडिट करके यहाँ पे ये चीज़ें डालनी होंगी। यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। अगर तो आपने ये चीज़ें साइट्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं तब आपको साइट वाइज ही मल्टी एडेड में जाके डालनी पड़ेंगी। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और जो हमारे पास एक था वे कि हम मल्टीपल आइटम्स को वन गो में ऐड कर सकते हैं यानी कि एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं मल्टीपल एडिट वाले ऑप्शन में जाता हूँ
तो अभी मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो सिस्टम मेरे से यहाँ पे जो ग्लोबल रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मेरे पास ग्लोबल नहीं आएगा। अभी मेरे पास ये रीऑर्डर पॉइंट ग्लोबल है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है वो साइट वाइज है। अब जो भी मैं यहाँ से साइट चूज़ करूँगा, लाहौर या मुल्तान, तो मेरे पास ये उसकी सेटिंग आएगी। तो ग्लोबल मैक्सिमम जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। उसके लिए या तो मुझे ये जो साइट्स वाला ऑप्शन है ये ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर मैं साइट वाला ऑप्शन ख़त्म करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम जनरेट हो जाएगी। तमाम चीज़ें मेरे बिन्स वगैरह से सबसे रिमूव होगी, एक साइट एक बिन में आ जाएंगी, देन अगेन मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हमने साइट्स क्रिएट की हुई हैं तो हम अगर रीऑर्डर पॉइंट को मैनेज करना चाहते हैं तो देन हम ग्लोबल मैक्सिमम तो नहीं कर रहे होंगे, हम साइट वाइज ही कर रहे होंगे, और लॉजिक भी इसकी यही बनती है। तो हम मल्टी एडेड में जाके साइट वाइज भी इसको अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास जो ग्लोबल सेटिंग करने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास यही है। इस तरह आप किसी भी आइटम को एडिट करते जाएंगे और उनकी जो रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम स्टॉक है वो आप सिस्टम में ऐड करते जाएंगे। लेट्स से मुझे इसका 200 to 400 पीसेस चाहिए और दैट्स ऑल। इस तरह मेरे पास जितनी ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क और रैम वगैरह, मैं इनके रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम में क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैंने अपने रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम क्वांटिटी के वैल्यूज़ तो सिस्टम में सेट कर दी हैं, लेकिन अब इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ कहाँ करूँगा और इसका मुझे फ़ायदा कैसे होगा, इस चीज़ को देखते हैं। रिपोर्ट्स में अगर आप जाते हैं, इन्वेंट्री, देन इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम, तो आपके पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट आती है। अगर हम इस रिपोर्ट में जाते हैं, जिन आइटम्स का हमने अभी सिस्टम में EOQ की सेटिंग्स की है, दैट इज़ रैम एंड हार्ड डिस्क, जो स्टोरेज डिवाइसेस है हमारी। तो मैक्सिमम अगर आप फर्स्ट वाला कॉलम देखते हैं, ये रैम वाला जो फील्ड है और ये SSD वाला, हार्ड डिस्क और SSD वाला। तो मैक्सिमम वाला कॉलम हमारे पास सबसे पहले हमने जो उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी सिस्टम में सेट की हुई है, कितनी हमें हम रख सकते हैं, दैट इज़ 400 पीसेस एंड 700 पीसेस। देन हार्ड डिस्क और SSD का 350, 400 एंड 400, ये हमने क्वांटिटी अपने सिस्टम में रखनी है। ऑन हैंड हमारे पास स्टॉक कितने हैं, इसके 40 पीस पड़े हैं और यहाँ पे 7 और 238 पीसेस पड़े हैं। देन अभी हमें इनकी ऑर्डर करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आपको इनके ऑर्डर करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे टिक लगा हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे ये ऑर्डर वाला कॉलम है, इसके ऊपर भी टिक है, यहाँ भी टिक है और इन तीनों के ऊपर भी टिक है। ओके, तो अभी हमें अगर ऑर्डर करना है तो कितना कितना हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, वो आपके पास ये वाला कॉलम होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी वाला। देन एक बीच में है ऑन PO वाला कॉलम। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले से कोई PO क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको चीज़ें एक्सपेक्टेड है आने वाली, तो वो कितनी कितनी है। यानी कि एक आपने पहले से PO क्रिएट किया हुआ, ये ना आप दोबारा PO क्रिएट करें और डुप्लीकेशन हो जाए और आपके पास ज़्यादा स्टॉक आपको रिसीव हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम एक बीच में ये वाला कॉलम भी रखता है कि रिजर्व क्वांटिटी जो आपने ऑलरेडी ऑर्डर की हुई है उसको सिस्टम माइनस कर देता है। लेट्स से इसकी ऑर्डर क्वांटिटी हमें शो हो रही है 693 पीसेस, यानी कि 700 की हमने लिमिट सेट की। हमारे पास ऑन हैंड जो अभी अवेलेबल क्वांटिटी है वो है 7 पीसेस और 693 पीसेस और आएंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम की लिमिट 700 की है वो हमारे पास हो जाएगी सिस्टम में। देन इसके हमें कितने और पीसेस चाहिए, 112। अब ये एक मेन ट्रिकी थिंग है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो ऑन PO वाली चीज़ है इसका क्या अमल दखल है। यहाँ पे मैक्सिमम हमने कितने रखने हैं, 400 पीसेस, हमारे पास अवेलेबल हैं 238। तो अगर आप 400 माइनस 238 करते हैं तो सिस्टम जो इसका आंसर आता है दैट इज़ 162, लेकिन सिस्टम हमें यहाँ पे 112 शो करा रहा है, इसलिए कि 50 पीसेस का हमने ऑलरेडी एक PO रेज़ किया हुआ है जिसकी हमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ये वाली है। ये हमारा कोई पुराना PO पड़ा है जो हमने क्लोज़ नहीं किया, शायद इससे हमें पार्शल हमने डिलीवरी की रिसीव की है और बाकी हमें रिसीव नहीं हुई और हमने इस PO को क्लोज़ नहीं किया हुआ। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आपके जो POs, जब हम PO को डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्डर और PO को हम कैसे क्लोज़ करते हैं, ओपन सेल ऑर्डर और ओपन PO को। यानी कि अगर आपने पूरा ऑर्डर रिसीव कर लिया है एज़ पर PO, जितना आपने PO रेज़ किया था उतना ही आपका स्टॉक रिसीव हुआ, तब तो आपका PO ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको पार्शल आइटम्स रिसीव हुई हैं देन आपको उस PO को जाके मैनुअली क्लोज़ करना है, अगर आप फर्दर डिलीवरी उसमें से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे।
अगर तो चीज़ें आ जानी है इट्स वेल एंड गुड, उसको ओपन रखें, बाद में जब चीज़ें आपको रिसीव होंगी वो पीओ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पार्शियल चीज़ें रिसीव हुई हैं और कुछ रिसीव नहीं होने वाला तो आपको क्लोज़ करना है लाजम। अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करते तो आपका ये EOQ वाला जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको प्रॉपर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जैसा कि मेरा ये 50 पीसेस वाला कोई पुराना पीओ मुझे सिस्टम में पड़ा हुआ था जिसको मैंने क्लोज़ नहीं किया, इसलिए मेरा ये रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे गलत मुझे शो हो रही है। तो अगर मैं ये पीओ क्लोज़ कर देता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर यहाँ पे 162 पीसेस की क्वांटिटी मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएगी। देन हमारे पास हार्ड डिस्क और SSD जो है इसका हमने 350 की मैक्सिमम लिमिट सेट की। हमारे पास कोई अवेलेबल स्टॉक नहीं है तो हमें 350 ही ऑर्डर करना है, इसका 400 करना है और इसमें हमारे पास 400 हमने मैक्सिमम लिमिट सेट किया, 40 अवेलेबल है। देन वी हैव टू ऑर्डर 360 पीसेस। तो अगर मुझे जस्ट इसी क्वांटिटी का पीओ क्रिएट करना है तो मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट ऑटो पीओ और सिस्टम ऑटोमेटिकली इतनी क्वांटिटी जो ये रीऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम में आ रही है इसका एक पीओ क्रिएट कर देगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ हमने पहले मिस की हुई है सिस्टम में। अगर मैं इधर जाता हूँ लिस्ट वाले ऑप्शन में दोबारा आइटम्स में, तो हमने सिस्टम को ये नहीं बताया हुआ कि हमारा प्रेफर्ड वेंडर है कौन सा। अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली पीओ क्रिएट करने लगता है तो सिस्टम को क्या पता किस वेंडर के लिए पीओ क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे एक प्रेफर वेंडर अपने सिस्टम में असाइन करना है इन चीज़ों के लिए। तो मेरे पास ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क और रैम, मैं इन सबको एक ही वेंडर असाइन कर देता हूँ, दैट इज़ गीगाबाइट। आप मैनेज वेंडर पे भी जा सकते हैं, अल्टरनेटिव वेंडर्स। अगर आप गीगाबाइट के पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको किस वेंडर से ये चीज़ मिलेगी आप वो वाला वेंडर भी इसके लिए असाइन कर सकते हैं। तो आप एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव वेंडर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं गीगाबाइट और मेगाबाइट से ये चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस परचेज़ करता हूँ तो मेरा मेन वेंडर होगा इनका गीगाबाइट। अगर उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो अल्टरनेटिव वेंडर मेरे पास इसका है मेगाबाइट प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैंने लास्ट इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी परचेज़ की थी। तो आपको यहाँ पे उनकी लास्ट प्राइसेस भी सिस्टम शो करा रहा होता है। सेव एंड क्लोज करता हूँ। इसी तरह बाकी मेरे पास जितनी आइटम है सबको ये इसी तरह उनके प्रेफर्ड वेंडर और अल्टरनेटिव वेंडर असाइन कर देता हूँ। ओके जी, तो प्रेफर्ड वेंडर और अल्टरनेटिव वेंडर हमने असाइन कर दिए। अभी हम जाते हैं वापस और देखते हैं ऑटो पीओ वाला जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सेम वही क्वांटिटी अभी है जो हमने ऑर्डर करनी है। क्रिएट ऑटो पीओ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिस्टम ने सिर्फ उसी क्वांटिटी को उस पूरी लिस्ट में से पिक किया जो चीज़ें हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो अगेन उसकी एक थोड़ी सी यहाँ पे समरी आ रही है कि रीऑर्डर पॉइंट उसका कितना है, क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है, क्वांटिटी ऑन पीओ जस्ट एक ये वाला पीओ है। इसको हम बाद में क्लोज़ कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें ये साथ चाहिए था कि अगर ओपन पीओ को पड़ा है तो वो किस तरह इम्पेक्ट करता है इन चीज़ों को, तो हम अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो इतनी क्वांटिटी हमारी ऑर्डर होने जा रही है। हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें इससे कम ऑर्डर करनी है तो हम इस क्वांटिटी को यहाँ से कम कर सकते हैं। किस डेट पे ये पीओ जनरेट हो रहा है वो डेट होगी। देन आपको ये आइटम सेलेक्ट करनी है कि आप कौन कौन सी आइटम को ऑर्डर करने वाले हैं। आप यहाँ पे मैनुअली टिक भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। क्रिएट पीओ, तो आपका पीओ जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। अगर हम अपने वेंडर्स में जाते हैं दोबारा, तो ये हमारा पीओ जो हमने ऑटोमेटिकली अभी क्रिएट किया, आपको यहाँ पे ये मेमो में लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि ऑटो क्रिएटेड है। ये हमने मैनुअली क्रिएट नहीं किया, 1 बाय 1 आइटम टैप करके ये हमने जस्ट जो EOQ की सेटिंग की हुई थी उसकी बेस पे ये ऑटो क्रिएटेड पीओ है। तो ये चीज़ें हमारा 14 मिलियन का एक पीओ क्रिएट हो चुका हुआ है। अगेन इस वेंडर को सेंड करने से पहले हम इसकी क्वान्टिटी चेंज कर सकते हैं जितनी जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि आपको ये जो क्वांटिटी है ये पॉइंट्स में क्यों शो हो रही है, क्योंकि ये तो पीसेस हैं तो ये तो होल नंबर होने चाहिए, ये पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। तो ये इसलिए पॉइंट्स में आ रहा है कि इनके यूनिट ऑफ मेजर जो हैं वो बॉक्सेस हैं
और हमने जो इनके रीऑर्डर पॉइंट्स वगैरह सेट किए हुए हैं वो जस्ट 400 350 हमने टाइप कर दिया ऐसे ही। हमने उन बॉक्सेस के जो यूनिट्स हैं उसके हिसाब से नहीं किया हुआ। तो अगर आपके एक बॉक्स में कितने यूनिट होते हैं उस हिसाब से अगर हमने वहाँ पे डाटा डाला होता तो आपको ये एक्यूरेट नंबर मिलते, जैसे ये 35 40 एंड 60 मिल रहे हैं। तो इसके जस्ट वो बॉक्स के साइज़ डिफरेंट होने की वजह से ये पॉइंट्स में आपको शो कर रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट बॉक्सेस यानी कि होल नंबर में क्वांटिटी कर देता हूँ इसकी 3 बॉक्सेस। और अभी हम इसको अगर सेव करते हैं तो हमारा ये पीओ सेव हो जाएगा। तो जो ही हमने उस पीओ को सेव करके क्लोज़ किया, सिस्टम हमें कह रहा है कि जी डाटा जो इस रिपोर्ट को अफेक्ट करता है, जो ऑलरेडी हम रिपोर्ट देख रहे थे जिसकी बेस पे हमने ऑटो एक पीओ क्रिएट किया, वो डाटा चेंज हो चुका है। डू यू वांट टू रिफ्रेश द रिपोर्ट? सेलेक्ट येस। तो अभी जो ऑर्डर क्वांटिटी वाले जो हमें यहाँ पे टिक नज़र आ रहे थे वो टिक रिमूव हो चुके हुए हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया हुआ है। अभी ऑन पीओ क्वांटिटी कितनी है, यानी कि जिसका हम पीओ क्रिएट कर चुके हुए हैं वो ये वाली क्वांटिटी है। जितनी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी वो भी हमारे जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो पीओ पे शिफ्ट हो गई है। अभी हमें ऑर्डर करने वाला ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम में 00 शो हो रहा है। नेक्स्ट डिलीवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे ये शो हो रही है। ये तो होगी हमारी ग्लोबल सेटिंग। यहाँ अगर हमारी एक ही ब्रांच है तो उसके लिए हमें यही सेटिंग यूज़ करना पड़ेगी। लेकिन हमारे केस में हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और हमें हर जगह के हिसाब से उसका रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम क्वांटिटी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास साइट वाइज इस चीज़ को एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर आप उस आइटम को एडिट करने में जाते हैं देन इन्वेंट्री साइट इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है जिसमें आप साइट वाइड रीऑर्डर पॉइंट और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरह भी सिस्टम में चीज़ें ये डाटा डाल सकते हैं, या हमारे पास ऑप्शन जो मल्टी एडिट करने का है उसके ज़रिए भी हम क्विकली एक ही टाइम में इन सारी चीज़ों का डाटा सेव करके सिस्टम में एंटर करके एक बार में सेव कर लेते हैं। जैसा कि ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहाँ पे हम चीज़ें कैसे सिस्टम में एंटर करते हैं। देन ग्लोबल रीऑर्डर पॉइंट है यहाँ पे और हमारे पास जो मैक्स क्वांटिटी है वो साइट मैक्स क्वांटिटी है। हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आएगी जो हम ऑलरेडी सिस्टम में एंटर कर रहे थे। तो आप जोन से भी यहाँ पे साइट चूज़ करेंगे, अभी आपको उस साइट की मैक्सिमम क्वांटिटी और उसका रीऑर्डर पॉइंट, ये रीऑर्डर पॉइंट ग्लोबल है, आपको यहाँ पे साइट वाला जो रीऑर्डर पॉइंट है पहले वो लेके आना है और ग्लोबल को रिमूव करना है। तो ग्लोबल रीऑर्डर पॉइंट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ करके, और साइट रीऑर्डर पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमें चाहिए है तो आप इस तरह इन कॉलम्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। साइट रीऑर्डर पॉइंट मिनिमम, लाहौर वाली साइट पे आपका मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अभी आपके पास कैलकुलेशन होगी, आप जस्ट यहाँ पे वो डाटा पंच करते जाएंगे जितनी जितनी आपको ज़रूरत होगी, और हम इसको सेव करेंगे तो वन गो में ही सारा साइट वाइज डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन साइट वाइज अभी आपको अगर आप ऑटो पीओ क्रिएट करने जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ग्लोबल सेटिंग है वो सिस्टम में एक पीओ क्रिएट कर दिया हुआ है। तो पहले अगर हम उस पीओ को डिलीट करते हैं सिस्टम में देन ही हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आगे चल के। तो इस पीओ को मैं फर्दर टाइम बीइंग डिलीट करता हूँ। साइट वाइज कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट्स से अब हार्ड डिस्क के लिए जस्ट मैं डाटा सिस्टम में ऐड करता हूँ। इसका मुझे लाहौर की साइड पे कितना कितना स्टॉक चाहिए और मुल्तान के लिए कितना कितना चाहिए। देन मुल्तान के लिए मुझे इसके 150 पीस एंड 250 पीसेस चाहिए। इस तरह जितनी भी मेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये हार्ड डिस्क वाली, इनका मैं डाटा साइट वाइज सिस्टम में एंटर कर देता हूँ। सो मैंने ज्यूम किया कि मैंने ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये बैकएंड पे अपनी सेल परचेज़ को देखते हुए, इनकी जो इन्वेंट्री की मूवमेंट है उसको देखते हुए मैंने ये कैलकुलेट किए हुए थे नंबर, वो मैंने यहाँ पे पंच कर दिए। अभी अगर मैं जाता हूँ पीओ क्रिएट करना चाहता हूँ ऑटो पीओ यानी कि साइट वाइज, उसके लिए आपको इन्वेंट्री वाले उसी ऑप्शन में जाना है। पहले हमने ये ऑप्शन यूज़ किया था
इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाई आइटम, अभी हमें साइट वाइज इन्वेंट्री का स्टॉक चाहिए, देन आप ऑटो पीओ पे जा सकते हैं। तो साइट वाइज अगर हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में जाते हैं तो इन चीज़ों का स्टॉक जो हमारे पास लाहौर वाली साइट पे पड़ा हुआ है दैट इज़ 7 पीसेस, 238 पीसेस, 00 एंड 40 पीसेस। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है 400, 500 एंड जो हमने ये सेट किया, और री ऑर्डर पॉइंट हमारा ये है। जितना क्वांटिटी पड़ी हुई है वो री ऑर्डर से निकल के बाकी जो हमें अभी ऑर्डर करनी है क्वांटिटी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मैं ऑटो पीओ पे जाता हूँ अभी तो ये वो क्वांटिटी है जो सिस्टम अभी ऑर्डर करने जा रहा है। पीओ जो क्रिएट होने जा रहे हैं, पीओ कितने, 0 पीओ टू बी क्रिएटेड, क्योंकि अभी हमने कुछ और सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इन तमाम चीज़ों को तो 1 परचेज ऑर्डर टू बी क्रिएटेड। अब 1 और 2 यहाँ पे क्या कब आएगा, या 3 परचेज ऑर्डर कब आएगा, कि जब आपके पास ज़्यादा आइटम्स हैं यहाँ पे जो आ रही हैं और कुछ आइटम के वेंडर्स जो हैं डिफरेंट हैं। लेट्स से हमारे पास ये जो रैम के वेंडर है वो है मेगाबाइट, और ये जो हार्ड स्टोरेज डिवाइसेस है इनका है गीगाबाइट। और मैंने पीओ तो सिलेक्ट कर लिएगा, ये मैं पीओ क्रिएट करने जा रहा हूँ। जो ही मैं क्रिएट पीओ पे क्लिक करूँगा, अभी एक पीओ नहीं क्रिएट करेगा सिस्टम, 2 पीओ क्रिएट करेगा। रैम की जो पहली 2 आइटम है इनका जो पीओ है वो जाएगा मेगाबाइट को, और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं नीचे वाली 3 इनका पीओ क्रिएट होगा गीगाबाइट के लिए। तो सिस्टम 2 पीओ क्रिएट करेगा। लेकिन अभी हमने एक पीओ क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब हमने आइटम्स को अभी प्रेफर्ड वेंडर असाइन किया था दैट वाज गीगाबाइट, तो इन सारों का अभी प्रेफर्ड वेंडर एक ही है, तो इसलिए सिस्टम एक ही पीओ क्रिएट करेगा। तो मैं क्रिएट पीओ पे क्लिक करता हूँ अभी, तो हमारा एक पीओ क्रिएट हो गया। और ये जो रिपोर्ट है हमारी ये अभी मॉडिफाई हो चुकी है थोड़ी सी, और रीऑर्डर क्वांटिटी जो है हमें यहाँ पे अभी 0 शो हो रही है, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी का हम पीओ कर चुके हैं और ये ऑन पीओ है क्वांटिटी। इसी तरह अगर अब मैं मुल्तान वाली साइड पे जाता हूँ तो अगेन ये आपको टिक लगे नज़र आएंगे कि मुल्तान वाली साइड पे क्वांटिटी कम है और आपको भी ऑर्डर करनी है, और कितनी कितनी ऑर्डर करनी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। क्रिएट ऑटो पीओ करेंगे तो सेम प्रोसेस, आपका एक पीओ क्रिएट हो जाएगा और आप वेंडर को सेंड करेंगे। बाकी इस विंडो में अगर आप रहते हैं इस चीज़ को, अगर आप यहाँ पे आपको जो नंबर मिलते हैं रिकॉर्डेड क्वांटिटी, इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही होती है। एक तो आपने ये देख लिया कि जो ऑन पीओ क्वांटिटी होती है सिस्टम उसको माइनस करके बाकी रिकॉर्डेड क्वांटिटी शो करता है। लेकिन ये क्वांटिटी अभी बढ़ भी सकती है। वो किस बेस पे, कि अगर आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी किसी चीज़ की जितनी बड़ी है, ऑन सेल ऑर्डर वाले कॉलम में अगर कुछ शो हो रही है, अगर आपने उसी आइटम्स के कुछ सेल ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं तो सिस्टम ये ज़्यूम करता है कि ये तो अभी सेल ऑर्डर क्रिएटेड है और ये सेल हो जानी है, और जितनी वो सेल हो जानी है सिस्टम वो भी यहाँ पे रीऑर्डर में ऐड कर देगा कि उतनी और मंगवा लो, ताकि आपके पास जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी मीट होती रहे। इसी तरह अगर आपने कुछ जो असेंबलीज है उनको पेंडिंग किया था, जब आपके पास किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस असेंबली को पेंडिंग कर दें जब तक आपके पास वो आइटम अवेलेबल नहीं हो जाती। तो जो असेंबलीज़ के लिए रिज़र्व स्टॉक पड़ा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा होता है, और सिस्टम इसको भी रीऑर्डर में ऐड कर देता है कि अभी आपको ये भी ऑर्डर करने का है। तो आपका ये जो टोटल रीऑर्डर क्वांटिटी है ये इन चीज़ों की जस्ट बेस पे कैलकुलेट नहीं हो रही होती। ऑन सेल ऑर्डर, ऑन परचेज ऑर्डर, ऑन पीओ कितनी है और आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों को देख के प्लस माइनस करके ही सिस्टम कैलकुलेट कर रहा होता है। लेकिन आपके जो ओपन सेल ऑर्डर और ओपन परचेज ऑर्डर हैं इनको आपको रेगुलरली ट्रैक करके और इनको क्लोज़ करते रहना। अगर आप इनको क्लोज़ नहीं करते हैं तो आपका जो री ऑर्डर क्वांटिटी वाला है ये नंबर आपको सही नहीं मिलेंगे, और आप अपनी ईओक्यू की बेस पे इन्वेंट्री की जो मैनेजमेंट है वो आप नहीं कर सकते। पीओ को या सेल ऑर्डर को आप क्लोज़ कैसे करते हो, ये बहुत सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको अगर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो कोई भी पीओ अगर आपने क्रिएट किया हुआ होता है ऐसे, तो अगर आपको ये पार्शली रिसीव हो जाता है तो वो तो यहाँ पे शो हो रहा होता है, जैसे इसका भी 00 शो हो रहा है। इसमें अगर कुछ रिसीव हो चुका हुआ है तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कितनी आइटम्स रिसीव हो चुकी हुई हैं, और अगर फुली रिसीव हो चुकी हैं तो ये क्लोज़ वाले ऑप्शन में यहाँ पे टिक लग चुका होता है। तो अगर आपको इस लेट्स आई एज्यूम क्या हमें इस पीओ से कुछ भी रिसीव नहीं होने वाला, ये पीओ हमने गलती से क्रिएट कर लिया और ये हमारे अभी उस रीऑर्डर वाली जो रिपोर्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो मैं इस सारे पीओ को क्लोज़ कर देता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे मार्क एज ओपन, मार्क एज क्लोज। इसी तरह सेल ऑर्डर में भी आपके पास ऑप्शन होता है मार्क एज ओपन या मार्क एज क्लोज का, और अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो अभी ये मेरी किसी भी रिपोर्ट को जाके इम्पैक्ट नहीं कर रहा। मार्क एज क्लोज एंड सेव, यहाँ पे आपको ये स्टैम्प भी नज़र आ रही होगी कि ये पीओ अभी क्लोज़ हो चुका हुआ है और यहाँ पे टिक लग चुका हुआ है कि ये सारी आइटम अभी क्लोज़ हो चुकी हुई हैं। सेव एंड क्लोज।
सो दिस वाज द ओवरऑल कंसेप्ट कि आप EOQ की सेटिंग सिस्टम में कैसे करते हैं। की पॉइंट्स क्या थे, जो डाटा हमने एंटर करना वो तो हमने देख लिया। मैनुअली सिस्टम में कैसे इन चीज़ों को एंटर करते हैं। आपके जो ओपन सेल ऑर्डर हैं वो क्लोज़ होने चाहिए, ओपन परचेज ऑर्डर जो हैं वो क्लोज़ होने चाहिए, जिनकी अभी आप कोई डिलीवरी या जो सेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो आपके सिस्टम में एक्टिव नहीं होने चाहिए, उनको क्लोज़ होना चाहिए। या कोई असम्बलीज जो आपने रिजर्व रखी हुई हैं अभी आप उनको बिल्ड नहीं करना चाहते तो वो भी क्लोज़ होनी चाहिए। इसके अलावा अब अगर आप यहाँ पे आके मल्टी एडेड वाले ऑप्शन से कुछ चीज़ें सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं तो अगर तो आपकी कोई साइट्स नहीं है तो आपको यहाँ पे दोनों ग्लोबल पॉइंट मिलेंगे। मैक्सिमम भी ग्लोबल सेटिंग होगी और ये जो रीऑर्डर पॉइंट है ये भी ग्लोबल सेटिंग का होगा। लेकिन अगर आपने साइट्स भी क्रिएट कर ली हैं और बाद में अभी आप आके इन चीज़ों को सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं देन आपको ये साइट वाइज ही करना पड़ेगा। आप ग्लोबल सेटिंग यहाँ से सिस्टम में बाद में नहीं एंटर कर सकते। यानी कि जो मिनिमम पॉइंट है वो तो आप ग्लोबल सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो आप ग्लोबल सिस्टम में ऐड नहीं कर सकेंगे। आई डोंट नो क्विक बुक्स में ये कॉलम क्यों नहीं है। अगर मिनिमम वाला है तो मैक्सिमम वाला भी ग्लोबल होना चाहिए था, लेकिन राइट नाउ सिस्टम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो मैक्सिमम पॉइंट है वो जस्ट साइट का ही मैक्सिमम होगा। तो लॉजिक भी यही है, अगर आपके पास साइट है तो आप साइट वाइज ही इन चीज़ों को ट्रैक कर रहे होंगे। यू हैव टू सेलेक्ट द साइट और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपको साइट के सिस्टम में ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने सारा कुछ पहले से कैलकुलेट किया हुआ था, अभी क्विक बुक्स पे न्यूली शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब आप ये आइटम क्रिएट कर रहे थे तो तभी आप जब आप एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे होंगे तो ये सिस्टम में ऑटोमेटिक सेटिंग वहाँ पे आ सकती हैं, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे इंपोर्ट करते हैं।